NCERT क्लास 6 लेसन 3। स्वागत है आप सभी का। मैं विकास टेकरे। नमस्कार। आप सोचिए, जब आपके साथ कोई होता है तो आप क्या सोचते हैं? आप चाहते हैं कि आप जिसके साथ हैं आप उसके साथ सुरक्षित महसूस करें, आप उससे जुड़कर अच्छा महसूस करें और आपको उनके साथ जुड़ने पर गौरव हो, खुशी मिले और आप उनके साथ दिल से जुड़ सकें। ठीक इसी तरह इतिहास के साथ भी महसूस होता है। कभी कभी हमारा इतिहास हमें ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां हम ये सोचते हैं कि हम इससे जुड़े ही क्यों, जबकि कभी कभी इतिहास हमें ये महसूस कराता है कि हमने गौरव प्राप्त किया, मतलब हम इनसे जुड़कर प्राउड महसूस कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में हम आरंभिक नगर पढ़ेंगे, जिनमें प्रमुख रूप से सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया, जिसमें लोथल, रंगपुर, बाड़ावली जैसे प्रमुख शहर शामिल थे उस समय के। लोथल, जिसे पहला आरंभिक नगर कहा गया, पहला आधुनिक शहर कहा गया, लोथल। चूँकि ये सभी शहर जो इस सभ्यता में पाए गए, ज़्यादातर शहर सिंधु नदी के किनारे या उसकी सहायक नदी के किनारे पनपे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। वर्ष 1920 से पहले भारतीयों को लगता था कि सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता है, जो एक ग्रामीण सभ्यता रही। लेकिन 1920 से 1923 के बीच राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी की खोजों ने इस बात का खंडन कर दिया कि वैदिक सभ्यता हमारी प्राचीन सभ्यता है, जबकि यह मालूम पड़ा कि सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी पहली सभ्यता है, हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है और यह नगरीय सभ्यता है। जब विश्व के वे देश जो आज अपने आप को डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, जब उस समय वे जंगलों वनों में घूमते थे, जिन्होंने झोपड़ियों का निर्माण तक करना नहीं सीखा था, उस समय हमारा राष्ट्र, हमारा देश एक ऐसी सभ्यता में था जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता रही, विश्व की सबसे समृद्ध सभ्यता रही और नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो फारस इराक में पनपी, दजला और फरात नदी के किनारे। सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापार हुआ करता था। सिंधु घाटी की सभ्यता, जो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्यों में पनपी, चूँकि इसे कह सकते हैं कि यह भारत और पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्यों में रही, उत्तर पश्चिम भारत। दोस्तों, फारस या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता से आने वाले व्यापारी फारसी लोग और ईरानी लोगों ने इस सभ्यता का नामकरण किया और इस सभ्यता के नामकरण के साथ ही हिंदुस्तान का नाम भारत को मिला। दोस्तों, ईरानियों ने ही सबसे पहले सिंधु नदी के इस ओर बसे लोगों को सिंधुवासी कहा था, जो बाद में हिंदुस्तान में बदला, सिंधुस्तान से हिंदुस्तान में बदला। इसी तरह भारत में चले आ रहे विश्व के सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म का एक नया नाम यहीं से मिला, हिंदू धर्म। सिंधु धर्म से हिंदू धर्म परिवर्तित हुआ। यही नहीं, यहाँ पर इस सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडो रिवर कहा जाता है, तो इसे इंडो कहा गया, जिसके कारण भारत का नाम इंडिया भी पड़ा। हालांकि इंडिया का अर्थ यहाँ पर कुछ और है और वास्तविक रूप में इंडिया देश का अर्थ कुछ और होता है। इंडिया का फुल फॉर्म और साथ ही भारत के कितने नाम हैं, ये सब कुछ आपको बताना है, आपको खुद से जानना है, या आपको मेरी तरफ से होमवर्क है। मैं आपको बता दूं कि भारत के 4 नाम हैं, वे कौन कौन से नाम हैं ये आपको जानना है। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में उत्खनन के दौरान काले रंग के बर्तन मतलब
बर्तन मिले जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड इस समय मिले। साथ ही हम बात करते हैं कि जो सिंधु वासी थे उनका व्यापार कहाँ कहाँ होता था और वे किन किन स्थानों से अपने लिए सामान मंगवाते थे। तांबा का आयात सिंधुवासी राजस्थान के खेतड़ी और ओमान से करते थे। दोस्तों, राजस्थान खेतड़ी यह 2013 यूपीएससी में पूछा जा चुका प्रश्न है प्रीलिम्स में, और उसमें पूछा था कि सिंधुवासी तांबा का आयात करते थे तो राजस्थान खेतड़ी से। इस तरह इन्हें आप महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन, इसका आयात ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। सोना कर्नाटक से करते थे। कर्नाटक की कोलार खदान आज भी सोने के लिए प्रसिद्ध है। बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से बुलवाते थे। दोस्तों, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान आज भी बहुमूल्य पत्थरों और ग्रेनाइट के पत्थरों के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इस समय की खेती के विषय में हम देखते हैं। प्रमुख खेती या फसलें गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों इस समय की प्रमुख फसल रही। अब आप सोचेंगे कि ये फसलें इन्हें कैसे पता चली कि उस समय इन फसलों का उपयोग होता था। तो दोस्तों, ये मटके वगैरह बनाते थे और उन मटकों में फसलों को सुरक्षित ढाँक कर पैक कर कर रख दिया करते थे। जब खुदाई हुई तो इस तरह के कुछ मटके मिले और उनमें से इन फसलों के दाने प्राप्त हुए, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि इस समय इनकी खेती हुआ करती रही होगी। सिंधु घाटी की सभ्यता में हल का प्रयोग होने लगा था। खुदाई के दौरान हल की आकृति के खिलौने प्राप्त हुए हैं, यानी कि इस समय के लोग एक अच्छी तरह की खेती करने लगे थे, वे हल का भी प्रयोग करने लगे थे। हालांकि हल आधुनिक हल की तरह नहीं थे, उनके जो नीचे ज़मीन में घुसने वाले खुर होते हैं वे लकड़ी के ही हुआ करते थे। महाजनपद काल में आकर वे लोहे के हुए। ठीक है। पशुपालन की बात करें तो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां इस समय की प्रमुख पशुपालन थे। साथ ही मछली पालन और हिरण का शिकार इस समय के प्रमुख व्यवसायों में आते थे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता रही और इस समय कुछ प्रमुख सभ्यताएं भी रही, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता और बाद में मिस्र की सभ्यता भी रही। दोस्तों, मिस्र की सभ्यता में एक प्रमुख चीज़ रही ममी। ममी किसे कहते हैं, साथ ही पिरामिड किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इस समय मैं आपको बताऊं, एक त्रिभुजाकार आकृति के, इस तरह की त्रिभुजाकार आकृति के ऐसे पत्थर या फिर पत्थरों के घर जैसे बनाए जाते थे, अंदर से खोखले होते थे। देखने में ऐसा लगता था कि ये कुछ पहाड़ जैसा है और उनके अंदर जो इनके राजा महाराजा हुआ करते थे या प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, उन्हें दफनाया जाता था। साथ ही साथ कई बार क्या होता था कि जो इनके राजा हुआ करते थे, उन्हें ये जीवित रखने के लिए उनके भेजा में आँख, शरीर या मांस निकालकर उनमें कुछ ऐसे लेप लगा दिया करते थे। साथ ही उनमें चांदी या सोना भर दिया करते थे। साथ ही उन्हें पट्टियों से लपेटकर एक ताबूत में हमेशा हमेशा के लिए रख दिया करते थे। आपने ममी नाम की पिक्चर भी देखी होगी तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। एक भूत जैसे नज़र आते हैं, जो उसी तरह से ये किया करते थे। यह लगभग 5000 साल पहले की बात है और मैं आपको बता दूं, मिस्र की सभ्यता नील नदी के कारण, ममी के कारण और पिरामिडों के कारण ज़्यादा जानी जाती है। ठीक है, आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। मिस्र के सर्वाधिक धन जो राजा महाराजा हुए, वे इन्हीं पिरामिडों को बनाने में और ममियों को बनाने में ही खर्च किया करते थे। अध्याय खत्म होने की ओर है। उपयोगी शब्द देखिए, नगर, नगर दुर्ग। नगर दुर्ग का अर्थ होता है जो ऊंचाई में बसाए जाते हैं, पहाड़ों की चोटियों में बसाए जाते हैं। जैसे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता में थे, जो पुरोहित या राजा रहा करते थे, वे थोड़े ऊंचाई वाले स्थान में रहा करते थे। जैसे आप कहीं गाँव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग बस्तियां होती हैं और हर बस्ती में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। इसी तरह नगर दुर्ग बनाए जाते थे, जिनमें या तो गोडाउन होते थे, वेयर हाउस, सामान रखने के लिए, या पुरोहित या शासक रहा करते थे। शासक मतलब राजा,
लिपिक मतलब एक प्रकार की लिपि, मुहर मतलब सिक्के, और शिल्पकार मतलब पत्थरों या किसी प्रकार की धातु में नक्काशी करने वाला, धातु। और विशेषज्ञ, विशेषज्ञ मतलब जो उस विषय में अच्छा जानता हो। कच्चा माल, रॉ मटेरियल, हल जिससे ज़मीन खोदते हैं, सिंचाई खेतों में पानी देने की व्यवस्था। इस तरह से आप जान सकते हैं। सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग भी मोहनजोदड़ो में हुआ था, मैं आपको बता दूं। और मोहनजोदड़ो बहुत महत्वपूर्ण रखता है किसी भी परीक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ आधुनिक स्नानागार की प्राप्ति हुई और यह एक प्रकार से पूरी तरह नगरीय सभ्यता रही। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं थी। मोहनजोदड़ो से जुड़े कई प्रश्न भी पूछते हैं, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यह संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ के में कपास की खेती हुआ करती थी। पक्की मिट्टी तथा फ्यांस से बनी तकलिया सूत कताई के संकेत देती है। फ्यांस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता यहीं ख़त्म नहीं होती है। अगर हम इस पर पूरा वीडियो बनाएं तो वीडियो कम से कम 25 मिनट में पहुंच सकता है। इसीलिए लेकिन इस अध्याय में जितना बताया गया है हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को कोई कक्षा 6वीं का स्टूडेंट देख रहा हो तो उन्हें भी फ़ायदा होना चाहिए और ये गलत दिशा में नहीं जाने चाहिए। ठीक है, और हम देखें आगे प्रमुख तिथियों की बात करें। मेहरगढ़ में कपास की खेती, इन डेटों को बड़े ध्यान से याद कर ले भाई साहब, है ना। मेहरगढ़ में कपास की खेती 7000 साल पहले हुआ करती थी। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले से हुआ है। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले से हुई है। हड़प्पा के नगरों का अंत कैसे हुआ ये कोई विद्वान नहीं जान सका है। सब अपने अपने मनगढ़ंत किस्सों को लेकर चले हैं। कोई कहता है बाढ़ के कारण, कोई जलवायु, कोई महामारी, कोई भूकंप, कोई आक्रमण। इस तरह से सभी अपने अपने अनुमान लगाते हैं। अन्य नगरों के विकास की बात करें तो लगभग 2500 साल पहले अन्य नगरों का विकास हुआ। 4700 साल पहले जन्मी इस सभ्यता का अंत 3900 साल पहले हो गया तथा इसके 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ और जनपद काल का आरंभ हुआ। रुक तो जाओ थोड़ा, 2 मिनट, सॉरी। नए नगरों का विकास हुआ, जनपद, जनपद के बाद महाजनपद। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो ये ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो रहा होगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, खासकर यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो आप जानते ही होंगे कि एनसीईआरटी बुक्स का हमारे लिए कितना महत्व रहता है। दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह एनसीईआरटी क्लासेस को लगाते रहिए और नॉलेजफुल बनिए। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। मार्क ट्वेन कहते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा को दबाने वालों से दूर रहें। महान वही है जो आपको भी महसूस कराए कि आप महान बन सकते हैं। दोस्तों, उन लोगों से सदैव दूर रहें जो आपको डीमोटिवेट करते हैं और उन लोगों का साथ पकड़े जो आपको आपकी कमियां बताते हैं और उन कमियों को दूर करने के तरीके भी, साथ ही आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मिलेंगे फिर। जय हिंद।